हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं ज्योग्राफी मॉक टेस्ट सीरीज का 26वां टेस्ट सीरीज में आपके सामने लाया हूं, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है भूगोल के, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहीं न कहीं पूछ लिया गया है या मुख्य रूप से आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चाहे आपका नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन ए है डेविड हार्वे, ऑप्शन बी है विलियम बोंगी, ऑप्शन सी है यूफो तुआन और ऑप्शन डी है विलियम किर्क। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मानववादी भूगोल की स्थापना 1970 में हुई थी, अगर इसकी हम बात करें किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी यूफो तुआन। यूफो तुआन ने 1970 में मानववादी भूगोल संप्रदाय की स्थापना की थी, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 48 से 60 अक्षांशों के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन सी है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और ऑप्शन डी है टेंगा जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों, अगर हम बात करें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर 48 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश 48 से 60 अक्षांशों के बीच में देखने को मिलती है, दोनों गोलार्धों में। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न कह रहा है, वृक्षों एवं पशुओं का घरेलूकरण का आरंभ किस काल में हुआ था? ठीक दोस्तों, जो वृक्ष हैं, जो पशु हैं, उनका घरेलूकरण किस काल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ईओलिथिक काल में, ऑप्शन भी है नियोलिथिक काल में और ऑप्शन सी है मेसोलिथिक काल में और ऑप्शन डी है पेलियोलिथिक काल में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नियोलिथिक काल में। नियोलिथिक काल में वृक्षों तथा पशुओं का घरेलूकरण देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल में हृदय भूमि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हृदय भूमि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है मैकेंडर, ऑप्शन बी है स्पाइकमैन, ऑप्शन सी है जेलेन और ऑप्शन डी है हाउसहोफर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मैकेंडर। हृदय भूमि सिद्धांत, जिसको हम हार्टलैंड थ्योरी भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन मैकेंडर ने मुख्य रूप से 1919 में किया था। ठीक है दोस्तों, अपने पुस्तक में। पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रमाणित होता है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों के बीच समानता द्वारा, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस युग के हिमनदीय निक्षेपों द्वारा, ऑप्शन 3 जीवों के वितरण द्वारा और ऑप्शन डी नमीन मणित परतों के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ कोट दिया हुआ है। कोट कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1, 2 और 3 सही है
और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो दोस्तों अगर देखा जाए वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत जो प्रमाणित होता है वो आपके चारों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चारों के द्वारा अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के बीच समानताओं के द्वारा, कार्बोनिफेरस युग के हिमनदी निक्षेपों द्वारा भी होता है जिसको हम टिलाइट निक्षेप भी कहते हैं, और तीसरा जीवों के वितरण द्वारा। आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के मेसोसॉरस वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं उसका भी वितरण हम देखते हैं, और नवीन बलित पर्वतों के वितरण द्वारा भी यह देखने को मिलता है। तो मतलब ये चारों ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अपक्षय का सर्वप्रमुख कारक है। अपक्षय का वेदरिंग का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है। ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है वनस्पति व जीव जंतु, ऑप्शन सी है जलवायु, और ऑप्शन डी है चट्टानों की बनावट। तो दोस्तों अपक्षय का जो प्रमुख कारण होता है वो है जलवायु, क्लाइमेट होता है। ठीक दोस्तों, क्लाइमेट प्रमुख रूप से अपक्षय का कारण बनते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है, सबसे अधिक लंबी है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शनों में से तो जिसका सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है भारत के साथ वो है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न कह रहा है पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी पर्वत में, ऑप्शन बी है अन्नामलाई पर्वत में, ऑप्शन सी है पलानी पर्वत में, और ऑप्शन डी है कार्डमम पर्वत में। तो दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी पर्वत में, ऑप्शन ए सही है। ठीक दोस्तों, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं और एक गांठ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक दोस्तों, नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। किसने मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में भूगोल को परिभाषित किया है। ऑप्शन है एल्टन, ऑप्शन बी है बेरोज, ऑप्शन सी वेलास, और ऑप्शन डी है रेडिजेल। तो दोस्तों भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में या ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित करने का कार्य जो किया है वह है अमेरिकन भूगोलवेत्ता शिकागो विश्वविद्यालय के जो भूगोलवेत्ता थे या पारिस्थितिक वेत्ता थे या पर्यावरणविद थे वह थे बेरोज। बेरोज ने मुख्य रूप से ऑप्शन बी बेरोज, जिन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन डी यहाँ देखेंगे 10वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमने देख लिया, 10वां प्रश्न देखते हैं। किस भूगोलवेत्ता ने जेसी वीवर द्वारा प्रतिपादित सहसंयोजन पद्धति को परिवर्तित किया है। ऑप्शन ए है एस.एम. रफीउल्लाह, ऑप्शन बी है डोई, ऑप्शन सी है जसवीर सिंह, और ऑप्शन डी है जॉनसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डोई। डोई ने मुख्य रूप से जेसी वीवर के जो फसल संयोजन सिद्धांत था उसमें इन्होंने परिवर्तन किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने परिवर्तन किया था मगर सबसे पहले इन्होंने ही परिवर्तन किया था। 11वां प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार किस देश में पाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक जो यूरेनियम के भंडार हैं किस देश में है। ऑप्शन ए है जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कह रहा सबसे अधिक इसमें है। ऑप्शन ए है जायरे, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन डी है कनाडा, और ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन डी है भारत। तो दोस्तों सबसे अधिक जो यूरेनियम के भंडार हैं वो है कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कनाडा में यूरेनियम सिटी भी है दोस्तों, जहाँ से यूरेनियम का खनन किया जाता है। ठीक दोस्तों,
12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और 12वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आपका TGT PGT हो, चाहे GSE या GDC हो दोस्तों। क्योंकि हम विभिन्न क्षेत्रों से, भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे प्रश्नों को कलेक्शन करके लाते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको मालूम होगा, मगर कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि इसका आंसर क्या है। और इसी कारण से जो बच्चे नहीं, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो नहीं इस क्वेश्चनों से रूबरू होते हैं, नहीं मालूम होता है, 1-2 प्रश्नों से उनका जो है परीक्षा कम क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण 1-2 क्वेश्चन से वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं और उनका साल बर्बाद चला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो आपको मुख्य रूप से आयोग के पैटर्न के आधार पे हम इस तरह के प्रश्न लाते हैं जो आपको मुख्य रूप से हूबहू उसी तरह के प्रश्न आपको यूजीसी नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूजीसी अब GSE जो हैं उसमें और GDC में देखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एडवर्ड ओलमैन के मॉडल में यथावर्णित स्थानिक अंतरक्रियाओं के 3 मूल पहलू कौन से हैं? ऑप्शन है मानवीय व्यवहार, स्थानांतरणीयता और सुविधा। ऑप्शन बी है अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानांतरणीयता। और ऑप्शन सी है अधिशेष, घाटा संबंध, समुदाय विशिष्ट संबंध, अनुपूरकता। और ऑप्शन डी है आवासीय पड़ोस और अनुपूरकता और सुविधा। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अनुपूरकता, हस्तक्षेप करने का अवसर और स्थानांतरणीयता। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन बी सही है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप प्रदान किया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध है? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है फ्रीमैन और ऑप्शन डी है डिकेंस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने ही स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन्स? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। तो दोस्तों भारत में कुल जो भौगोलिक प्रदेश हैं वो है 10 है। ऑप्शन सी, कुल जो भौगोलिक प्रदेश हैं वो है 10 है। जीव भौगोलिक प्रदेश टोटल भारत में 10 देखने को मिलते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होती को कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्रमवर्ती, ऑप्शन बी अक्रमवर्ती, ऑप्शन सी अनुक्रमवर्ती और ऑप्शन डी है पुनः क्रमवर्ती। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अक्रमवर्ती। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी अक्रमवर्ती जो होती है वह अपवाह प्रतिरोध जो इसके द्वारा संरचना से मुख्य रूप से नियंत्रित नहीं होती है उसको कहा जाता है अक्रमवर्ती। ठीक है दोस्तों, और जो नियंत्रित होती है उसको कहा जाता है अनुवर्ती। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य रूप से संरचना के समानांतर जो प्रवाहित होती है और संरचनाओं से नियंत्रित होती है उनको कहा जाता है क्रमवर्ती। जो नियंत्रित नहीं होती उनको कहा जाता है अक्रमवर्ती। ठीक है दोस्तों, 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है पेडिमेंट निर्माण के पार्श्व समतलन सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है गिलबर्ट, ऑप्शन बी है मैगी,
ऑप्शन सी है लासन और ऑप्शन डी है किंग। तो दोस्तों पेडीमेंट निर्माण के पास समतलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह है गिलबर्ट महोदय ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, गिलबर्ट गिलबर्ट ने किया था, जो एक अमेरिकन भूगोल वेत्ता थे जो मुख्य रूप से ज्योमॉर्फोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर में, ऑप्शन बी है लाल सागर में, ऑप्शन सी अरब सागर में और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों जो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो चक्रवात जो आते हैं वो है भूमध्य सागर से आते हैं, ऑप्शन ए। भूमध्य सागर से मुख्य रूप से ये वर्षा आते हैं जो मुख्य रूप से ईरान इराक मुख्य रूप से पार करते हुए पाकिस्तान से ये हमारे देश में प्रवेश करता है, जिसके कारण भारत के उत्तरी जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर यह सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है और यह वर्षा गेहूं के फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और हमारे देश में जाड़े में एक और वर्षा होती है जो लौटते हुए मानसून से होती है, जो तमिलनाडु के तट पे होती है, कोरोमंडल तट पे। ठीक दोस्तों, वो भी अक्टूबर नवंबर में ही होती है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पुरानी गैस पाइपलाइन कौन सी है। ठीक दोस्तों, सबसे पुरानी गैस पाइपलाइन इसमें से कौन सी है। ए मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर, ऑप्शन बी है नहरकटिया नूनामाटी, ऑप्शन सी हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर और ऑप्शन डी है जामनगर और लोनी। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे पुरानी गैस पाइपलाइन है वह है नहरकटिया नूनामाटी जो असम में स्थित है। ठीक दोस्तों, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में सबसे मोटे कोयला संस्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है झरिया, ऑप्शन बी है सिंगरौली, ऑप्शन सी है सिंगरैनी और ऑप्शन डी है आपका रानीगंज। तो दोस्तों सबसे जो मोटा कोयला संस्तर पाया जाता है वह सिंगरौली में पाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में आपका जो सिंगरौली है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, कुछ हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पे सबसे मोटा कोयला सतह देखने को संस्तर देखने को मिलता है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा जो कोयला खदान है वह झरिया है जो झारखंड में स्थित है, और सिंगरैनी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, और रानीगंज की बात करें तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, और रानीगंज में ही सर्वप्रथम कोयले के खदान खोदा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 20वां प्रश्न देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मलंज खान क्षेत्र में तांबा के समृद्ध भंडार हैं, ये ऑप्शन सही है। ओडिशा की प्रमुख बॉक्साइट पेटी कालाहांडी तथा कोरापुट जिलों में है जो आगे आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है, ये भी सही है। राजस्थान में अभ्रक की पेटी जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई है। ठीक दोस्तों, राजस्थान में जो अभ्रक की पेटी है वह जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई, ये भी सही है। तो कहने का अर्थ है इसमें कि उपरोक्त इसमें सभी सुमेलित हैं। ठीक दोस्तों, इसमें सभी सुमेलित हैं। कहने का यहाँ पे जो कूट बना गया है इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो लगभग सभी सुमेलित है। तो दोस्तों यह था हमारा ज्योग्राफी मॉक टेस्ट सीरीज का 26वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले हमने 25 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल RK वर्ल्ड 0.2 पे। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे किसी भी स्टेट का हो और GIC GDC उत्तर प्रदेश या TGT PGT किसी भी स्टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो आपके लिए प्लेटफार्म बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। और मैं 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप भी एक टीचर बने और इस समाज में और समाज को शिक्षित करें और अपना भी नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों। अगला टेस्ट सीरीज मैं जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित रहूँगा, 27वां टेस्ट सीरीज। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।